जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है जो इसी माह में यानी कि सितंबर माह के लास्ट वीक में बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी आने वाला है। इसी चलते हम लोग प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 सेट आया है उसी का हम लोग सेट प्रैक्टिस 1 देखेंगे, जो आप लोग का डेली बेस पर एक सेट डेली मिलेगा। और एक बात और एग्जाम याद रखिए कि दिसंबर माह में ही इसका पीटी होने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है 5+3+4 यानी कि 5+3+3+4 के पाठ्यक्रम मॉडल पर लॉन्च किया गया है। तो ये बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है 29 जुलाई कब किया गया था, 29 जुलाई 2020 को की गई थी। अगस्त 2021 में एनईपी को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था। तो यह आपका हो जाएगा कर्नाटक। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा जैव विविधता के मुद्दे पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 22 मई 1993 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और विल्सन को जैव विविधता का जनक माना जाता है। किसको? ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक माना जाता है। वहीं 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंदों को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें कौन सा स्कंदित नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा रक्त सीरम जो है स्कंदित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन का याद रखिए कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन डालता है कि रक्त कैसा उत्तक है। तो याद रखिए कि रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से न्यूनतम दूरी होती है किस मंथ में पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा जनवरी महीना में सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वह न्यूनतम होती है। किस मंथ में? जनवरी में। वहीं डेट पूछेगा तो यह आपका हो जाएगा 3 जनवरी को। डेट अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी बीच की न्यूनतम दूरी होती है। इसे उपसौरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौरिक कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को उपसौरिक कहा जाता है। और वहीं अधिकतम दूरी कहेगा तो उसको अपसौरिक कहा जाता है। वो कब होता है? तो वो होता है 4 जुलाई। न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को और अधिकतम होता है आपका 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। न्यूनतम दूरी को उपसौरिक और अधिकतम दूरी को अपसौरिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है मैथ। तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो जितना भी इस सेट का मैथ होगा सब एक बार लिखकर हम आपको बता देंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका कीटोन की मात्रा। किसकी मात्रा हो जाएगी? कीटोन की मात्रा असामान्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो ये सेलवास जो है आपका शीतोष्ण घास की मैदान नहीं है। कौन सा? सेलवास, यानी कि उत्तर हो जाएगा हम लोग का एप्पल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो किसका पूछ रहा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर का
धारा पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा वेनेजुएला है। वेनेजुएला जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की जल धारा है। वहीं आपका पूछेगा अगलुहांस धारा जो है ये आपका हिंद महासागर का है। किसका है? हिंद महासागर का है। और ये अगलुहांस जो है ये गर्म जल धारा है। तो कौन सी धारा है? गर्म जल धारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संसार की सबसे बड़ी एक पोतवाहक नहर है। तो इसका 10 का हो जाएगा आपका स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। वहीं पूछेगा कि स्वेज नहर बनकर कब तैयार हुआ था। तो ये हो जाएगा 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कहेगा तो आप याद रखिएगा 1956 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है स्वेज नहर? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। यानी कि संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना परसेंट है। तो ये आपका याद रखना है 2.40% जो है ये भारत जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के बराबर है। अब भारत पूछेगा कि भारत क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान पर है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा देश है? तो आप लोग याद रखिएगा रूस। और वहीं भारत का पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा 7वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम विश्व शिव समुद्रम श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है। तो ये आपका हो जाएगा कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हम लोग का कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोजित रखती है। तो ये आपका हो जाएगा चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगा? चिकनी मिट्टी जो है अधिकतम पानी जो है संयोज कर रखती है। और मिट्टियों का अध्ययन पूछेगा तो क्या कहते हैं? मिट्टी का अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन का बोला जाता है पेडोलॉजी। अब काली मिट्टी में भी जल धारण करने की क्षमता जो है वो भी अधिक होती है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि लहसुन में विशिष्ट गंध किसके कारण होता है। किसमें पूछ रहा है? लहसुन में पूछ रहा है कि विशिष्ट गंध जो है किसके कारण होती है। तो ये आपका हो जाएगा सल्फर के यौगिक। सल्फर के यौगिक के कारण जो है लहसुन में विशिष्ट गंध होता है। लहसुन और प्याज याद रखिएगा एक बीज पत्री पौधे का उदाहरण है। लहसुन पूछेगा तो लहसुन जो है एक बीजी पत्री पौधे का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक फार्मिंग क्या है। तो स्टॉक फार्मिंग जो होगा पशुओं का प्रजनन होता है। स्टॉक फार्मिंग जो है एक पशुओं का प्रजनन है। स्टॉक फार्मिंग कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल के वीर्य को द्रव में नाइट्रोजन में रखा जाता है, उसी को कहा जाता है पशुओं का प्रजनन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं पूछेगा 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कविता दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और यहीं 23 दिसंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय किसान दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय किसान दिवस याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? तो 1973 ईस्वी से किया गया था। याद रखिएगा कब से? 1973 ईस्वी से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की स्टार्ट किया गया था 5 जून को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कितनी प्रतिशत भाग जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 से 2%। 1 से 2% जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि सामान्य उपयोग में लाए जाने वाले सिंथेटिक्स फाइबर कौन से हैं। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयान और एक्रिन। ये क्रीन जो यानी कि चारों जो है
ये सिंथेटिक्स फाइबर जो है उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है, कह रहा है 18 नंबर के नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद भाग के युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये आपका 18 का हो जाएगा सी। आलू का मूल नहीं होता है, आलू का युग्म जो होता है कंद होता है। आलू जो हम लोग खाने वाला होते हैं कंद होते हैं, और यह कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्रोत है। आलू जो है कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। आलू का कंद होता है, मूल नहीं होता, जबकि नारियल का भ्रूणपोष, प्याज का मसल्स पर्ण और अदरक का प्रकंद, ये सही है, लेकिन ये सी नंबर जो है गलत है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये आपका हो जाएगा वसा। वसा के ऑक्सीकरण से है जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, और शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है। और 1 ग्राम ग्लूकोज को याद रखिएगा कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और सभी प्रोटीन जो होते हैं उसमें, और जितने भी प्रोटीन होते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करते हैं। यह लोह युक्त यौगिक होता है, सही है। और हीमोग्लोबिन जो होता है यह लोह युक्त यौगिक होता है। फिर कह रहा है कुछ रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, नहीं, ये करता है WBC, ये करता है WBC के माध्यम से। फिर कह रहा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को मापता है, सही है। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता को मापता है। अश्वशक्ति शक्ति का इकाई है, और समुद्री मील नौ संचालकों के द्वारा दूरी की इकाई है, और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। गलत है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि सेल्सियस जो है तापमान के CGS इकाई है, और तापमान का SI इकाई जो होता है केल्विन होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। यही जो ऑप्शन डी जो है गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बल जो है क्षयकारी बल है। 22 नंबर कह रहा है कि कौन सा बल जो है क्षयकारी बल है। तो ये आपका हो जाएगा घर्षण बल जो है एक क्षयकारी बल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कंडक्शन कहा जाता है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की प्रक्रिया को कंडक्शन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हम लोग को प्रयोग किया जाता है ओजोन का, क्लोरोमीन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है। तो ये आपका माना जाता है पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या जो रहा है यह पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि यह सस्ता होता है। ऑप्शन दे रहा है क्योंकि यह सस्ता होता है, नहीं, यह प्रकाश एकवर्णी और पानी के बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता है। यही ऑप्शन जो हम लोग का बी है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण में, तो ये आपका हो जाएगा आयन मंडलीय तरंगों का प्रयोग जो है लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण में प्रयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की अस्थायित्व यानी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो है पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है। वहीं कह रहा है कि यदि जल में CaCH2, MgCl2, CaSO4 एवं MgSO4 घुले होते हैं तो जल के इस कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं।
जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता को हम लोग अस्थायी कठोरता कहते हैं। और अस्थायी कठोरता जल में बूझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर की जाती है। किसकी? अस्थायी कठोरता की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन यानी कि श्वास परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो ये आपका हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड जो है वो श्वसन परीक्षण के दौरान तैयार करते हैं। जब उसमें हम लोग एक मशीन होता है उसमें फूंक मारते हैं, उस फूंक मारने पर सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का जो अम्ल का जो अति होता है वो बताता है कि इसने पिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग जो होता है उसमें क्या सामान्यतः किया जाता है? एसिटिलीन का, सामान्यतः जो है एसिटिलीन ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है तो ये आपका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल जो है हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल होता है। बेंजोइक अम्ल का सूत्र याद रखिए क्या होता है? बेंजोइक अम्ल का होता है C6H5COOH होता है। किसका? बेंजोइक अम्ल का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी कि होमोजिनाइज किया जाता है कि किस विधि के द्वारा? इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर के समानुपाती हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। हड़प्पा संस्कृति बस्ती और नदी जिस पर वह अवस्थित है। तो ये हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा आपका हो जाएगा घग्घर नदी के किनारे। लोथल जो होगा आपका भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ जो हो जाएगा आपका सतलज नदी के किनारे है। तो आप लोग मैच कीजिएगा यानी कि 3 2 1 4 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर सॉरी थोड़ा सा गला फंस रहा है। महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो महात्मा बुद्ध के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही कह रहा है। उनका बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी कह रहा है कि वैदिक जो बोध गया महात्मा बुद्ध जो थे वह वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। अगला है कि उन्हें आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। अगला क्वेश्चन का 36 नंबर, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो हम लोग का हो जाएगा, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हो जाएंगे शंकराचार्य। कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य जो है अद्वैत दर्शन के संस्थापक हो जाएंगे। और शंकराचार्य जो है ज्ञान मार्गित हैं। क्या थे? ज्ञान मार्गित हैं। अगला है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका हो जाएगा 37 नंबर का नरसिंह वर्मन प्रथम जो था महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया था। रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा कि रथ मंदिर को तट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें इसी पूछ रहा है कि रथ मंदिर को सात पैगोड़ा भी कहा जाता है। रथ मंदिर को तट मंदिर और 7 पैगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन जो था यह वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। याद रखिएगा कि रथ मंदिर को तट मंदिर और क्या बोलते हैं, एकास्मक मंदिर भी कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो ये हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था ये कुतुब मीनार की जो है 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। बिजली के गिरने से कुतुब मीनार का क्षतिग्रस्त हो गया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसे मरम्मत करवाया था। अब कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था पहली बार? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा
कराया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था हम लोग को 1526 ईस्वी में। अब खानवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं बल्कि ये 1528 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। अगला कह रहा है कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और फोर्ट विलियम जो है राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। फोर्ट विलियम जो है इसका नाम जो है राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। और फोर्ट विलियम की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये किया गया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में किया गया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। और याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो थे ये आपका थे गुरु एम.जी. रनाडे थे। एम.जी. रनाडे जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? तो ये 1905 ईस्वी में किया था। ये सब जितना सारा एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बता रहे हैं ये सब एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा चीज़ आप लोग सेट लगाते समय एक कॉपी रखिएगा, उसको नोट करते चलिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? तो वंदे मातरम के संपादक जो हो जाएगा आपका मैडम भिखाजी कामा हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? मैडम भिखाजी कामा ने पेरिस में कहाँ किया था? पेरिस में कब? 1909 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? पेरिस में 1909 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का है। तो मैथ है इसमें क्या कह रहा है कि सारथी ने एक बैंक में 3,125 रुपये जमा किया जिसपे 8% बैंक साधारण ब्याज दे था और धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो कितना ब्याज अर्जित किया? तो ये तो एकदम आसान है। इसको करना है 3,125 यानी कि 3,125 8 बरस और यहाँ 5 से और बागा 100 दे दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको काट के लाइएगा तो आंसर हो जाएगा 1250। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में कौन भारत आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में पूछ रहा था। ये आ रहा कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी में भारत आया था। वहीं साइमन कमीशन पूछेगा तो 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में आया था। अब बेवेल योजना जून 1945 ईस्वी में। बेवेल योजना जो था जून 1945 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला है याद रखिएगा क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में। बेवेल 1945 में, क्रिप्स 1942 में, कैबिनेट 1946 में और साइमन 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिवेशन के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता। यहाँ हर एक 5 साल पर चाहे राज्य का हो यानी विधानसभा का हो या लोकसभा का हो चुनाव होता है। इसीलिए कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब है कि भारत में एक वंशगत शासन नहीं है, यानी कि उसका बेटा या इस पहले होता था कि राजा है, फिर राजा का बेटा है, फिर बेटा का बेटा शासन करता था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ हर एक 5 साल पर हर 5 साल पर चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यही कह रहा है कि शोषण का विरुद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है
औपचारिक, स्टिक्युलर और विधिक ये प्राप्त है, और संवैधानिक और नाम मात्र ये प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। 48 के बाद हम लोग नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन 49 नंबर में एक मैथ का है, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा कि यहाँ पे जगह नहीं है उतना कि हम आपको बता सकें। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 50 नंबर कि विधान परिषद के किसी साधारण विधेयक को, विधान परिषद की किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोका जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा 4 माह। 4 महीना तक विधान परिषद की साधारण विधेयक को हम लोग 4 माह की अवधि तक रोक सकते हैं। वहीं राज्यसभा का पूछेगा, राज्यसभा में तो यह 14 दिन तक होगा, राज्यसभा में 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज 1957 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया था? 1957 ईस्वी में बनाया गया था। ये समिति जो थी ये त्रिस्तरीय राज्य की सिफारिश किया गया था। अशोक मेहता ने ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश की थी। याद रखिए, बलवंत राय बनाने के किए थे और अशोक मेहता जो थे समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसमें पूछेगा अनुच्छेद, तो ये आप याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है पंचायत का 40 है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को जो है आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 52 नंबर कि अनुच्छेद दिया है और उसका सूची दिया है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में दिया है समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 36 ये दिया है आपका नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 जो दिया है नीति निर्देशक तत्व, और अनुच्छेद 74 ये आपका हो जाएगा मंत्री परिषद, और अनुच्छेद 368 जो होगा आपका संविधान में संशोधन। यानी कि ऑप्शन देख लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 4 किसमें? डी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। 53 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है यह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। अब भारत में नियोजन का जो मॉडल है यह रूस से लिया गया है। भारत में जो नियोजन मॉडल है यह रूस देश से लिया गया है। रूस ने नियोजित अर्थव्यवस्था साम्यवादी मॉडल पर 1928 ईस्वी में अपनाया था। और भारत में याद रखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित है। लेकिन जब भारत में पूछेगा कि नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है तो यह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। अगला है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जो है जी मॉडल के द्वारा दिया गया था। और रोलिंग प्लान जो है जनता दल सरकार के द्वारा चलाया गया था। पूछेगा किसके सरकार के द्वारा दिया गया था? तो ये जनता दल सरकार के द्वारा दिया गया था। और रोलिंग प्लान कब से स्टार्ट किया गया था? याद रखिएगा, तो ये आपका 1978 ईस्वी से स्टार्ट किया जाता है, और कांग्रेस सरकार के द्वारा 1980 में इसको बंद कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत कितना है? अब गरीबी रेखा का जो समिति पूछेगा तो याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ दिया है तेंदुलकर समिति के द्वारा। और इसमें पूछ रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला का प्रतिशत कितना है, भारत में पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 21.9% लगभग में जो दिया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। अब गरीबी रेखा का जो निर्धारण जो है किस समिति के द्वारा किया गया था? तो तेंदुलकर समिति के माध्यम से किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 56 नंबर कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार कीजिए कि जनता के पास मुद्रा, फिर उसके बाद कर रहा है बैंकों के पास मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट, और बैंकों के पास जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट। यानी इसमें भारत में व्यापक धन M3 में शामिल है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि तीनों जो है ये शामिल है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुपए में परिवर्तनीय का क्या तात्पर्य है? तो रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य हमको हो जाएगा
रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। 58 नंबर क्वेश्चन का रहा है क्रे इवन बिंदु, सॉरी क्रे नहीं, ब्रेक इवन बिंदु यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो और ना हानि हो, इसी को हम लोग जो है ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? तो ये आपका हो जाएगा रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। वहीं हॉकी में कहेगा तो हॉकी में आपका हो जाएगा 11, और फुटबॉल में भी होता है 11। हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, और खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, हाँ क्रिकेट में भी याद रखिएगा, क्रिकेट में भी 11 होती है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनपीए का फुल फॉर्म जो हो जाएगा हम लोग का नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। अगला क्वेश्चन का रहा है 61 नंबर भी मैथ है, तो ये हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन का रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 28 फरवरी के जो है हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस वैज्ञानिक? तो सीवी रमन। किसके लिए? रमन इफेक्ट के खोज के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये भी याद रखिएगा कि 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसके लिए? रमन इफेक्ट जब वो खोजे थे इसके लिए उनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और भारत सरकार के द्वारा 1954 में भारत रत्न भी इनको दिया गया था। किनको? सीवी रमन को दिया गया था। और 27 मार्च को याद रखिएगा कि विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस, और 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी जो थे अपनी आत्मकथा जो है मूलतः यह गुजराती भाषा में लिखे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो है यह टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार की स्थापना पूछेगा तो ये आप याद रखिएगा 1973 ईस्वी में। कब हुआ? 1973 ईस्वी में टाइलर पुरस्कार की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों ने किस भवन में रखा था? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली के लाल किला का दीवाने आम में जो है मुगलों के द्वारा मयूर सिंहासन माने रखा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये भी पूछेगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, तो आप याद रखिएगा कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन का कहाँ रखवाया था? किस भवन में? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखवाया था। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन कि 20 रुपए के नोट पर किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो 20 रुपए का नोट पर जो हो जाएगा ये आपका होगा माउंट हैरिट का है। किसका है? माउंट हैरिट नेशनल पार्क की छवि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाँ वहीं 200 रुपये का पूछेगा, याद रखिएगा 200 रुपये का पूछेगा, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा सांची का स्तूप। 200 रुपये का नोट पर सांची का स्तूप है, और 2000 का नोट पर मंगलयान का है। किसका है? मंगलयान का है। और याद रखिएगा कि इसका भारत में 8 नवंबर 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये नोट का प्रचलन बंद कर दिया गया था। डायरेक्ट पूछेगा कि 500 रुपये और 1000 रुपये का नोट का प्रचलन कब बंद कर दिया गया? तो 8 नवंबर 2016 को प्रचलन जो है बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध की कीमत, यानी कि ये भी जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो 68 नंबर में क्या कर रहा है कि दूध की कीमत में 20% बढ़ाई गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करना चाहिए?
तो ये आपको याद रखिएगा इसका ट्रिक, 20% बढ़ा और 20% ऊपर रखिएगा, 20 ऊपर रखेंगे, जितना भी परसेंट देगा ऊपर रखेंगे और उतना 100 में जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा 120 और यहाँ 100 से भाग दे देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 सबंध 2/3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? किस जिले में पूछ रहा है? बिहार में सबसे ज़्यादा महिला का, तो यह आपका हो जाएगा रोहतास। रोहतास में है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है। और भारत में सर्वाधिक पुरुष और महिला दोनों में पूछेगा तो याद रखिएगा केरला का है। किसका? केरला का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है? कौन सा सरकार पूछ रहा है? बिहार सरकार। तो ये रखिएगा आपका 50% जो है पंचायतों में 50% महिला का आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बीच नानकिंग संधि हुई थी, यानी कह रहा है किन देश के बीच जो है नानकिंग की संधि हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा चीन और ब्रिटेन के बीच। चीन और ब्रिटेन के बीच जो है नानकिंग संधि हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपका याद रखिएगा 29 अगस्त 1842 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1842 में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अवरक्त तरंग का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल का एक बैरल लगभग कितने के बराबर होता है? तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर होता है। बैरल जो होता है एक खाली कंटेनर बेलनाकार कंटेनर के द्वारा होता है, उसी को बैरल कहा जाता है। और एक बैरल में जो होता है 159 लीटर हम लोग द्रव उसमें डालते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को दिया गया था प्रकाश प्रकीर्णन के लिए, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब दिया गया था सीवी रमन को? 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1954 ईस्वी में 1954 में भारत रत्न दिया गया था, लेकिन इसके लिए नहीं दिया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है। क्या पूछ रहा है? उदाहरण नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, जबकि डीडीटी और कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लास्टिक जो है ये उदाहरण है। याद रखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है। किसका है? द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 77 नंबर का मत्स्य उद्योग। जैव चिप का विकास किया गया था मत्स्य उद्योग के लिए किया गया था। और 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार की वरीयता सूची स्थान दिया गया है? किस पुरस्कार की वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका भारत रत्न। भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जो वरीयता सूची, जैसे मतलब होता है कि जैसे राष्ट्रपति हो गया, फिर उपराष्ट्रपति हो गया, इस टाइप का जो होता है, जिसका पद जो है भारत में, उसी में भारत रत्न की वरीयता सूची में दिया गया था। लेकिन इसका क्रम पूछेगा तो याद रखिएगा इसका 7वें स्थान पर दिया गया है। और इसकी स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा 2 जनवरी 1954 ईस्वी में भारत रत्न की स्थापना होती है और इसको वरीयता क्रम में 7वां स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से युग्मों में कौन सत्य है? तो ये आपका हो जाएगा 79 का सलमान रुश्दी फ्यूरी। सलमान रुश्दी फ्यूरी जो है ये आपका सत्य है, पुस्तक का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया गया है? तो ये आपका हो गया मैकाइवर एवं पेज जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया गया है। अगला है कि जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने या रोकने या इससे दबाने के लिए किया जाता है, वह क्या है? तो ये आपका हो जाएगा संघर्ष।
संघर्ष जो है जानबूझकर किया गया प्रयत्न है जो किसी की इच्छा के विरुद्ध है, विरुद्ध करने, रोकने या इसे दबाने में किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक का संकेत जैसे होता है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, शिक्षा, वायु संहिता यानी कि शहरीकरण स्तर जो है यह मानव विकास सूचकांक का आधार नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन जो है किस खेल से संबंधित है, या डायरेक्ट पूछेगा कनाडा ओपन 2023 के विजेता कौन है, लक्ष्य सेन, और वो किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन जो है यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया था, तो ये आपका किया गया है गुजरात में। कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है। किसके द्वारा किया गया, याद रखिएगा गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अभी जो प्रेजेंट में है अमित शाह के द्वारा किया गया था शिलान्यास, कहाँ, गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया, तो ये आपका दिया गया है ब्रिटेन को। किस देश के द्वारा भारतीय, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, तो ये आप याद रखिएगा राजिंदर सिंह भट्ट को सम्मानित किया गया है, जो एक द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले एक अंतिम जीवित सिख सैनिक थे। कौन, राजिंदर सिंह भट्ट, उन्हीं को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। सही कह रहा है, 11 जुलाई को ही मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अब इसका थीम जो था लैंगिक समानता की शक्ति का उजागर करना, ये दोनों आपका सही हो जाएगा। यानी कि 2023 में इसका थीम था लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया है भारत के द्वारा। क्या पूछेगा, 23वां संघाई सहयोग संगठन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव की मेजबानी की गई, तो ये आपका हो गया विशाखापत्तनम। जून 2023 में किस शहर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया, तो विशाखापत्तनम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोग का हो गया 90 नंबर कि जून 2023 में 16वां विश्व ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी के बर्लिन एक शहर है, वहीं जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपना हेतु किसके साथ शुरू किया गया, तो यह आपका हो गया मेटा के साथ शुरू किया गया है। अगला है कि भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले का मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक के द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया, तो यह बनाया गया है आपका सीन मार्फी को बनाया गया है विश्व बैंक के द्वारा अध्यक्षता करने के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र है उसके विवाद के सुलझाने के लिए। अगला है कि लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया था, तो लूना 25 जो आपका हो जाएगा रूस के माध्यम से लॉन्च किया गया था। अगला है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो ये आपका हो जाएगा चौथा स्थान हो जाएगा। किसका हो जाएगा, चौथा स्थान हो जाएगा। अगला है 95 नंबर कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। अगला है 96 नंबर
कि पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी का परिचालन शुरू करने का की स्वीकृति किसे प्राप्त की गई? तो यह हुआ जेट विंग्स एयरवेज को जो है पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत की कितनी घोषणा की गई है? तो ये आपका हो जाएगा 8,558 न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया है। अगला है कि अगला कह रहा है कि DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत सबसे बड़ा निवेशक बना है। तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर। अगला है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया, जिससे बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपका केरला को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका सुबोध कुमार सिंह को एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये रहा है आप लोग को 100 क्वेश्चन का एक प्लेटफार्म का जो वॉल्यूम 1 का सेट है। तो आप लोग का कितना नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कैसा ये सेट रहा वो भी लिखिएगा। और ये याद रखिएगा कि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा, या नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम जो है बिहार दरोगा का हो जाएगा, और इसी माह में आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।